IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. हंस वाणी, हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है गोविंद मिश्र की कहानी एंटीबॉडीज, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार जैमिनी पाठक। एक बार मैंने बड़े गर्व के साथ उससे कहा था, मैं किसी से कुछ छिपाता नहीं। अरे छिपाने लायक है भी क्या दुनिया में? मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे सारे काम बिना झूठ बोले होते जा सकते हैं। मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन दोनों ही बातें बड़बोलापन, खोखला दावा साबित हुई। कुल मिलाकर उसे भारत का एक औसत आदमी, एक साधारण व्यक्ति माना जा सकता है। कभी वो ऊपर का कुछ दिखता भी तो ठीक अगली मुलाकात में उससे कुछ ऐसा हो जाता कि वो साधारण हो जाता। जैसे पिछली बार अगर नई कार में आया तो इस बार पुराना स्कूटर खड़खड़ाता चला आया। कभी जूते मोजे से लकदक तो कभी चप्पलें चटकाता हुआ। उसे स्तरीय किताबें पढ़ने का शौक था। किताबें खरीद कर ही पढ़ता था। धीरे धीरे करके 2-3 अलमारियों का एक छोटा पुस्तकालय घर में बिठा लिया। कहा करता था, रिटायर होने के बाद वो सिर्फ पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा। अपने पुस्तकालय से कोई न कोई किताब लाकर वो मुझे पढ़ने को देता। उस पर अपनी टिप्पणी के साथ कहता, हमारे साथ एक न एक किताब बराबर रहनी चाहिए। उसकी हर किताब पर बादामी कागज का कवर करीने से चढ़ा होता, जैसे हम स्कूल के दिनों में करते थे। खोलते ही पहले पेज पर उसके दस्तखत, शांतनु तिवारी। इस तरह कि अक्षरों से ही लगता था कि वो उस किताब को खरीदकर बहुत प्रफुल्लित था, या उसके पुस्तकालय की वो मोहर थी। मैंने उसकी कौन सी किताब अब तक उसे वापस नहीं की है, उसे चौकस याद रहता था। सिर्फ पढ़ना भर नहीं, वो सोचता भी था अपने समय, संसार के बारे में। उसकी प्रतिक्रियाएं समझ से भरी होती थी। हम करीब करीब हर शनिवार की शाम मेरे घर पर मिलते थे। हमारी बातें घर परिवारों की कम, दीन दुनिया की ज्यादा होती थी। उससे बात करते हुए मैं एक बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल से बात करने की तृप्ति से भर उठता। दिक्कत सिर्फ एक थी, वो ज्यादा देर नहीं बैठता था। जल्दी ही घर के किसी न किसी काम से निकल पड़ता। उसकी पत्नी एक न एक काम उसे दिए रहती थी, जो अधिकांश पत्नियां पति के रिटायरमेंट के बाद करती है ना। फिर दिनों दिन वो घर के कामों में डूबा हुआ है, या पत्नी के साथ रिश्तेदारों की शादियों में ये शहर वो शहर कर रहा है। उस शाम हमारी बातों में कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी थी। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तरों को छूती हुई वे पृथ्वी और मनुष्य पर आई, फिर आकाश और ईश्वर की ओर उठ गई। माने ईश्वर है ही नहीं, मैंने झुंझलाकर कहा। वो है ही जैसे कि यह घर है, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। सिद्ध पुरुषों ने ईश्वर को अनुभव किया है, कितनों ने दर्शन किए हैं। मैं उन पर अविश्वास नहीं करता। ईश्वर मनुष्य की कल्पना है, जो कुछ एकों के मन में साकार हो जाती हो। मेरा मानना है कि हमारे भीतर जो अच्छा इंसान बैठा है वही ईश्वर है।
तुलसीदास ने कहा भी है, स्वांतः स्थम ईश्वरम। राम, कृष्ण, जीसस, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर सब मनुष्य ही थे। उनके भीतर बैठे इस अच्छे इंसान का अंश बढ़ता चला गया तो वे ईश्वर हो गए। अगर ईश्वर मनुष्य से पृथक कोई हस्ती नहीं तो मनुष्य पर ये जो दैवी आपदाएं आकर गिरती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, उल्कापात, ये कहां से आती हैं? विज्ञान में सबके कारक बताए गए हैं। हम इन्हें दैवी प्रकोप कहते हैं, लेकिन है ये सब पृथ्वी पर मनुष्य के कुकृत्यों का फल। ईश्वर अगर है भी तो वो इतना निष्ठुर होगा क्या कि अपनी ही सृष्टि का विनाश करे? सब आदमी के कारनामे है। हमारी आधुनिक सभ्यता में विकास की अवधारणाओं, चेष्टाओं के नीचे ही विनाश बैठा दिखता है। वैज्ञानिक चिंतक हमारा ध्यान भी उधर खींचते हैं, जैसे कि यही पृथ्वी का लगातार गर्म होते चले जाना। कितनी तरह से वे हमें आगाह कर रहे हैं। लेकिन आदमी के ये नेता, तानाशाही का हश्र सबका देखा सुना पड़ा है। लेकिन आज संसार में ज्यादातर नेता या तो तानाशाह हैं या उस प्रवृत्ति के हैं। तभी उसका मोबाइल टंटना उठा। पत्नी का था। उसने हाँ हाँ हूं की और एकदम से उठ गया। मुझे और हमारी बहस को वहीं छोड़। अरे थोड़ा बैठो यार, बात तो खत्म हो जाने दो। अगले शनिवार। अभी चलता हूं। अगले शनिवार वो नहीं, उसका फोन आया। अरे कुछ दिनों नहीं आ सकूंगा क्योंकि शाम को पोते को स्टेडियम ले जाता हूं। आजकल कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा। जैसे ही कोई किताब हाथ में ली कि पोता छुड़ा लेता है, कहता है ये छोड़ो, मेरे साथ खेलो। हुआ ये था कि उसके लड़के का ट्रांसफर मुंबई हो गया था। वो ज्वाइन करने चला गया और जब तक मुंबई में रहने वहने का पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाता, बहू और पोता यहां शांतनु के पास ही रहने वाले थे। पत्नी ने यह व्यवस्था जमाई थी कि वो और बहू घर के भीतर का संभालेंगी, शांतनु बाहर का और पोते को देखे। पत्नी शांतनु की तरह ही एक साधारण महिला थी, थोड़ी ज्यादा लंबी और स्थूलकाय, भारी भरकम। लेकिन वो उन्हें बहुत मानता था। मुझे एक भी ऐसा कोई मौका याद नहीं जब उसकी पत्नी का फोन आया और उसने कोई हो हुज्जत की हो। रिटायर होने के पहले वो गांव से माँ बाप को भी ले आया था। जब तक वे जिए जमकर उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनके दिवंगत होने पर सारे संस्कार विधिवत किए, यहां प्रयागराज और गया में भी। तब उसे कोई देखता तो ये नहीं कह सकता था कि ये वही शख्स है जो ईश्वर को नहीं मानता। तय करना मुश्किल था कि वो पढ़ा लिखा बौद्धिक था या साधारण भारतीय गृहस्थ। हमारी बहस जो उस शाम अगले शनिवार के लिए टली थी, वो टलती चली गई। इस दरमियान कोरोना नाम की महामारी ने सारी दुनिया, भारत को भी चपेट में ले लिया। ये छूत की बीमारी थी जो रोगी के संपर्क में आने से ही लग जाती। रोगी में भी अक्सर ये दिखाई नहीं देती। कोई नया वायरस था जो नाक और मुंह के रास्ते घुसकर सीधा फेफड़ों में जाकर बैठ जाता और तेजी से उन्हें कुतरने लगता। चंद दिनों में फेफड़े खोखले और आदमी फुर्र। दुनिया इस वायरस को समझने, उपचार ढूंढने और टीका बनाने में लगी थी। फिलवक्त मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, घरों से न निकलना, यही था। मामला ज्यादा बिगड़ा तो अस्पताल। वहां ऑक्सीजन, कोई और इलाज तो था नहीं। अपने दम से बच गए तो बच गए। संक्रमितों और मौतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दूसरे शहर की तरह हमारे शहर में भी कोरोना तेजी से फैल रहा था। लॉकडाउन चल रहा था, यानी घर से निकलना बंद। न वो मेरे यहां आ सकता था, न मैं उसके यहां जा सकता था। लोग डरे हुए अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। फोन करने में भी घबराहट होती थी।
यही खबर मिलेगी कि फलां नहीं रहा या फलां संक्रमित हो गया। कितने दिनों हमारा संपर्क टूटा रहा। उसके फोन पहले भी कम आते थे। वो घर के कामों में लगा होता तो उन्हीं में डूबा रहता। ज्यादातर मैं ही फोन करता था। उसका फोन न मिलता तो उसके एक पड़ोसी से हालचाल लेता या उसे खबर भिजवा देता। इधर कोरोना से अपनी हिफाजत करने, लॉकडाउन में नए तरीकों के इंतजामात बिठाने में मैं भी व्यस्त हो गया था। राहत पाई तो उसे फोन लगाया। अस्पताल में हूं। पत्नी और मुझे दोनों को कोरोना हो गया। दोनों भर्ती हैं। मुंबई से बेटा आ गया है। उसने छुट्टी ले ली है। 14 दिन तो अस्पताल में लगेंगे ही। अरे चलो, तुम दोनों साथ हो, वक्त निकल जाएगा। वो दूसरे वार्ड में है, बी वार्ड, बेड नंबर 23। मोबाइल पर बात हो जाती है। कभी कभी अस्पताल 7 दिनों में भी छोड़ देते हैं। तुम दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे। अपने देश का रिकवरी रेट अच्छा है। मेरी वे बातें गैर जरूरी थी। उसके ऊपर से बह गई होंगी। वो पढ़ा लिखा, समझदार था। दुनिया में बाहर दूसरों के साथ जो हो रहा है वो देख ही रहा था। खुद को समझा लिया होगा। हाँ, पत्नी को उसके ही वार्ड में रखा जाता तो वो देख सकता था। दवाइयां जैसे जैसे पत्नी को दी जाती वैसे दिन दिन वो ठीक होती चलती। मुझे पूरा विश्वास था कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अच्छी थी। कोरोना के आक्रमण के पहले तक वो टेनिस खेलता रहा था। अब वायरस का क्या, कहीं से किसी में घुस जाए। उसे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि अस्पतालों को भी तो खाली बेड चाहिए। अस्पताल में एडमिशन के लिए बड़ी मारामारी थी इन दिनों। उसके लिए भी रिश्वतबाजी चल पड़ी थी। 1 हफ्ता बाद उसे फोन किया। कैसे हो? पत्नी नहीं रही। फोन पर उसकी आवाज ठंडी थी। मैं हुच्च से रह गया, जैसे उसकी पत्नी की मृत देह को छू रहा था। कैसे मिली होगी उसे यह खबर? वो कोविड अस्पताल था, मिलने वाले वहां जा नहीं सकते थे। पत्नी का फोन पहले लगातार नो आंसर आया होगा, फिर बंद। उसने अपने यहां के वार्ड बॉय या नर्स से पूछा होगा। वे सब व्यस्त, ऊपर से नीचे तक कोरोना किट में घटाटोप। उसने अनुनय विनय की होगी। किसी ने पता लगाकर बताया होगा, बी वार्ड, बेड नंबर 23, खलास। या थोड़ा सभ्य सभ्य पार हो गई। नहीं, पत्नी का फोन नो आंसर आने पर उसने घर फोन लगाया होगा। वहां से उसे खबर मिली होगी। मैं उसकी खैर ख्वाही में इतना रहता था कि उसकी पत्नी को भूल ही गया था। एकाएक कैसे मेरे मुंह से निकला। वे बताते नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं। मैं समझ रहा था इधर उसका इशारा था। ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर न पहुंच पाने की वजह से इन दिनों कितने अस्पतालों में कितनी मौतें हो रही थी। वेंटिलेटर्स भी उतने नहीं थे कि सबको समय पर मिल पाते। ऐसे विकट समय में भी जरूरी दवाइयों, इंजेक्शनों की कालाबाजारी चल रही थी। ज्यादातर अस्पताल, वहां का स्टाफ रुपए खड़े करने में लगे थे। धीरज रखना। मैं कैसे कहता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कौन जाने, अब वही ठीक होकर घर न जाना चाहता हो। उस वक्त बोलने के लिए मुझ तक जो शब्द आ रहे थे वे उतने ही व्यर्थ थे जैसे शाम की बैठकों में हमारी बातें। भयंकर है यह बीमारी कि अस्पताल तो दूर, आस पड़ोस के लोग भी संक्रमण के डर से किसी के घर न जा सके। सगे संबंधी भी बीमार के पास न बैठ सके। एक रोज तुम अस्पताल के बेड पर फेंक दिए जाते हो, गंदे कपड़े की तरह। बस आगे की यात्रा तुम्हारी अकेले की। आगे उसे फोन करने से मैं डर रहा था।
कहीं उसका फोन बंद। उसके लड़के का नंबर मेरे पास था नहीं। खुद को सुरक्षित कर लेने के ख्याल से मैंने उसके पड़ोसी को फोन लगाया। पहले बाहर से हालचाल जान लेना चाहिए। पड़ोसी ने बताया कि वो आज ही ठीक होकर घर आया है, लेकिन इस बीच उसका लड़का जो माँ बाप की देखभाल के लिए मुंबई से दौड़ा चला आया था, वो कोरोना की भेंट चढ़ गया। उसी अस्पताल में माँ के जाने के 2 दिन बाद ही। उसे अब तक ये खबर नहीं दी गई है। मैं भी एहतियात रखूं। हे भगवान, कैसे एक के बाद एक। कोरोना आक्रमण के पहले उसके दामाद की मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से, फिर पत्नी, और अब जैसे मृत्यु उसकी देहरी पर धरना दिए बैठी थी। उससे क्या छिपाऊं, क्या कहूं? कुछ न छिपाने और सच ही बोलने के मेरे वे बड़े बड़े बोल मुझे चिढ़ा रहे थे। कब तक बचूंगा? सामना तो करना ही होगा, उसे उस खबर का, मुझे उसका। कोरोना से वो बच गया, लेकिन ये मानसिक आघात, कुछ भी हो सकता है। मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त। फोन लगाया। उसकी आवाज तो सुन सकूंगा कम से कम। घर आ गया हूं। पत्नी की अनुपस्थिति में यहां रहने की आदत डाल रहा हूं। अफसोस उसके जाने का नहीं है। हम सभी कतार में हैं। अफसोस जो है वो ये कि विवाह में जिसका हाथ थामा था, उसे आखिरी वक्त भी थामे होता, उसे ढंग से विदा करता। अब नर्मदा क्या ले जाऊं, संगम में क्या प्रवाहित करूं? उसकी अस्थियां तक नहीं दी। कहते हैं उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल से सब कर करा दिया। क्या किया होगा? जहां जीवित की ही कोई कद्र नहीं, वे दिवंगत के साथ क्या करेंगे? उसके लिए समय है। जो तुम्हारे मन में है आगे कर लेना। अभी स्वास्थ्य लाभ करो। बस, और आगे नहीं। मैंने लगाम खींच ली। ये तो कुछ नहीं है। जब बेटे की खबर उस तक पहुंचेगी तब जो पहाड़ टूटेगा। फोन बंद करके मैं बेटे की बात को छिपाए छिपाए लौट लिया, भीगे पिल्ले की तरह कूं कूं करता हुआ। वो खबर उस तक पहुंचे जैसे पहुंचे। काल देवता संभालेंगे जैसे भी संभालें, मैं दूर ही रहूंगा। मेरी हिम्मत पस्त हो चुकी थी। 20 दिन बाद उसे फोन किया। एक बात बतानी थी। मेरा बेटा भी नहीं रहा कोरोना से। अरे, मैंने आश्चर्य दिखाया, झूठ ओढ़कर। घर पहुंचने पर पता चला, एक से एक इंजेक्शन, दवाइयां, तकनीकें, डॉक्टरी ज्ञान आ गए, लेकिन हमें अस्पताल चलाना ही नहीं आया। हम अस्पताल ठीक होने नहीं, मरने जाते हैं। ईश्वर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। फिर ईश्वर। फोन के उस पार सन्नाटा था, लेकिन गूंजता हुआ, जैसे वो सामने बैठा उस शाम की हमारी बहस को आगे बढ़ाता मुझे ललकार रहा था। अरे काहे का तुम्हारा ईश्वर, और क्या ये साली दुनिया। हर चीज को ईश्वर की तरफ सरकाकर आदमी का बच्चा खुद को साफ बचा ले जाता है। एक से एक विचार दुनिया में आए, लेकिन कमबख्त आदमी ने कुछ नहीं सीखा। वो जिन चीजों को ईजाद करता है उन्हीं से आदमियों को मारने चल पड़ता है। जिन चीजों पर उसका जीवन चलता है उन्हीं को नष्ट करने में लगा है। हवा, पानी, पेड़, कुछ भी। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुझे सिर्फ सूचना दी,
घर में बहू है, बेटी भी आ गई है, उनके बच्चे हैं। मेरी दवाइयां बंद हो गई हैं। कहते हैं तुम्हारे भीतर एंटीबॉडीज बन गई हैं। घर के बाहर घूम लेता हूं। लॉकडाउन खत्म हो, स्कूल खुले तो पोते का दाखिला यहां कराने के लिए निकलूं। अब मुझे समझ में आ रहा था वो घर के कामों में क्यों डूब जाता था। सोचने को सोच लेता था, कह भी लेता था, लेकिन जानता था कि सोचने ओचने बहस वहस से बाहर की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में उसके होने, कुछ करने से कुछ होता तो था। वो जानता था जीवन अभी उसे मरने की इजाजत नहीं देता। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार जैमिनी पाठक की आवाज में गोविंद मिश्र की कहानी एंटीबॉडीज। ये कहानी हंस पत्रिका के सितंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, the real-life Suryavanshi Vishwas Nagare Patil joins CP Law & Order, talks to Cyrus about his new book, Head Held High. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Anusha Ramakrishna and Anisha Dosa, co-founders at Jiffy. They discuss the concept of earned wage access and its benefits. Hans Vani completes 100 episodes. Listen to this inspiring story of a boy's struggle called Shambuk, Platform or Pilla. On The Habit Coach, Ashton shares tips of how we can make our lives 10 times better. And on All Things Policy, the Takshashila folk analyze China's recently announced National Computing Network. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, please don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And remember, you can always check us out on YouTube. We have a number of channels. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to take a look at what those channels are. We're also doing a small listener survey to understand how you respond to our shows and the advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It really helps us build better shows for you and understand what you're looking for from advertising and what we can talk to advertisers about who you are. Please go to ivmpodcast.com/survey. It really would help us out. Thank you so much. And finally, would like to thank our sponsors for the network this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. क्या आप लेफ्ट आउट फील करते हैं जब कोई आपसे इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंसेस की बात करता है? क्या आप सीखना चाहते हैं कि अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करना है? अगर हाँ, तो आप सही जगह आए हैं। स्वागत है आपका SBI लाइफ प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस में, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया पॉडकास्ट, जहां हम आसान शब्दों में कठिन फाइनेंशियल टॉपिक्स पर बात करेंगे, मेरे यानी प्रियंका आचार्य के साथ। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में हर मंगलवार नए एपिसोड्स के साथ IVM पॉडकास्ट नेटवर्क और अन्य चर्चित पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।